पेशेंट याद आ गया, ये अच्छा हुआ मुझे इसी टाइम याद आया। बहुत सारे लोग शायद इससे रिलेट भी कर पाए। वो साहब आए थे तो वो कहते हैं कि मैंने कहीं एक हदीस जो है वो पढ़ी कि ये जो पेशाब के कतरे हैं ये अगर आपके जिस्म पे गिरें तो आपको कब्र में बड़ा सख्त अजाब होगा। ये चीज़ कहते हैं ना, ये बात जो है मेरे जहन में ये हदीस रिपीट होती रही और फिर मुझे इतनी ज़्यादा ओसीडी हो गई कि मुझे लगता था कि जैसे जब भी मैं जो है पेशाब करता था तो उसके बाद मुझे लगता था कि जैसे वो कतरे अभी भी जो है वो मेरे जिस्म को नापाक कर रहे हैं। और उस चीज़ ने, सिर्फ इतने से ख्याल ने मेरी ज़िंदगी को जो है वो इतना अफेक्ट किया कि मैं उस एक थॉट के बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार जाता था। दिन में इतनी दफ़ा मैं वॉशरूम जाता था कि उसने मुझे बाकी हर काम से जो है वो साइड पे कर दिया था, मेरे इबादत हर चीज़। यानी कि मैं यही सोचा था कि मेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तो मतलब इस तरह से ना सारी वो नेगेटिव थॉट। तो ये बिल्कुल ऐसे था और वो कह रहे थे कि मुझे और कोई मसला नहीं था, सिर्फ ये एक ख्याल मेरे जहन में आया और उससे ना मुझे ऐसे लगा कि जैसे वाकई मेरा वही अंजाम होगा। और फिर उस ख्याल को इतनी नेगेटिवली वो रिपीट किया उन्होंने कि वो पूरी एक बीमारी बन गई। बिल्कुल ऐसी ही है। कंपल्सिव बिहेवियर में बार बार वज़ू करना, बार बार नमाज़ पढ़ना, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं क्योंकि वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं और ये इनके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये बता दें कि थोड़ी कॉजेज़ के ऊपर भी ना कि वजूहात क्या होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी की, थोड़ी इसकी जनरली ना, ताकि जो आम पब्लिक है वो आम फहम बात हो कि लोग समझ सकें। ओके, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी के कॉजेज़ पे बात करें तो तीनों की कॉजेज़ सेम ही है। सबसे पहले ब्रेन के केमिस्ट्री पे अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारी फियर्स को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सेरोटोनिन, डोपामीन ये आ जाते हैं उनमें। जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, या तो इनका लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी होने लग जाती है। इसके अलावा जेनेटिकली भी होता है। अगर किसी के जीन्स में ये बीमारी है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में 3% चांसेस है ये बीमारी होने की। ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, बचपन में अब्यूज़ होना, फिज़िकली, वर्बली, सेक्सुअली। मेरी जो पेशेंट थी रिलीजियस ओसीडी की, उनकी मेन कॉज ही यही थी, सेक्सुअल अब्यूज़ थी, जिनकी वजह से यंग एज में उनको रिलीजियस ओसीडी हो गई थी। वो समझती थी मैं नापाक हूँ। इसके अलावा अगर किसी लव वन की डेथ हो जाए, ट्रॉमास के बेस पे भी कन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी होती है। डाइवोर्स, बच्चों को प्यार ना दिया जाए, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ नीड्स, आइसोलेशन में छोड़ देना बच्चों को, तो इन सारे ट्रॉमास की वजह से, इन सारे सिचुएशंस की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी होने लग जाती है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होता है। सर आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल साथ साथ लिखा होता है कि जब वो लंबे अरसे से डायबिटिक रह चुके होते हैं तो उसके बाद साथ डिप्रेशन भी होने लगता है, सामने होती है। बिल्कुल सही। इसी तरह जिनको हार्ट डिजीज़ होती है, लंग डिजीज़ होती है, या थायराइड जिनको होता है, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन जिनकी होती है, उनको एंजाइटी, ओसीडी और डिप्रेशन होने लग जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकेशन की वजह से भी एंजाइटी, डिप्रेशन होती है। कुछ मेडिसिन ऐसे होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट में एंजाइटी, डिप्रेशन आता है। अल्लाह अकबर। यानी कि जो लोग अभी जो मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो लंबा अरसा वो मेडिसिन लेंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट से भी एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज़ की वजह से, जैसे कोई अल्कोहल लेता है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। ये सारी कॉजेज़ एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी की आ जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा इलाज की तरफ। तो ट्रीटमेंट, मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है अगर लेट से कोई बंदा जो हमें इस वक्त देख रहा है और वो इनमें से एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी से गुजर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि वो क्या ट्रीटमेंट लेके उससे उसकी ज़िंदगी में आसानी आए? ट्रीटमेंट दो तरह की होती है, एक मेडिकेशन के ज़रिए और एक साइकोथेरेपी के ज़रिए।
ठीक है। मेडिकेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो सेवेरिटी लेवल होती है, चाहे एंजाइटी की हो, डिप्रेशन की हो या ओसीडी की हो, वो हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ठीक है। मेडिकेशन दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा साइकोथेरेपी मेन रूट कॉज पे जाने के लिए, उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए दी ठीक जाती है। है, साथ ही देनी चाहिए। है। मेडिकेशंस के साथ साथ जब वो नॉर्मल लेवल पे हार्मोन आ जाए तो कन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, मेडिकेशन आप लेते जाएंगे तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। कुछ ठीक टाइम है। के लिए रिड्यूस होगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी, बार बार आएगी जब तक कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ना किया जाए। है। साइकोथेरेपी आप ना ले तो आप इस बीमारी से जान छुड़ा नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, मेडिसिन यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि बहुत ज़्यादा सिविरिटी है, बहुत ज़्यादा जी जो है तकलीफ़ में है पेशेंट, तो उसको मेडिसिन पे, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन काबिल एहतराम ज़िंदगी बचाती है, बिल्कुल। वो आपने उनको जगह पे ले आए, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, साथ साइकोथेरेपी चल पड़ी, तो आहिस्ता आहिस्ता उन मेडिसिन को टेपर ऑफ किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उन पहले हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर बैलेंस किया जाए, उनकी कंडीशन नॉर्मल लेवल पे आ जाए, फिर उसके बाद मेडिसिन शिफ्ट करके साइकोथेरेपी पे ले आए। ठीक है। और एक्सरसाइज का कोई रोल है जी इसके जी, अंदर? साइकोथेरेपी में ऐसे बहुत से एक्सरसाइज है। सबसे पहले CBT हम यूज़ करते हैं। ठीक है। CBT एरन बैक की एक थेरेपी है जिसमें जो कि कम्बिनेशन है ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी की। ठीक है। इसमें हम कॉग्निशन पे भी बात करते हैं, बिहेवियर पे भी बात करते हैं। CBT में क्या होता है, जो माल अडॉप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग होती है, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं या माल अडॉप्टिव बिहेवियर होता है, पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उन है। फॉल्टी थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको चैलेंज करते हैं, फिर उन फॉल्टी थॉट्स को, अनरियलिस्टिक थॉट्स को रियलिस्टिक वे में लेकर आते हैं, रिप्लेस कर देते हैं अनरियलिस्टिक थॉट्स को रियलिस्टिक थॉट्स में। ठीक हो। तो ये CBT बहुत ही एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इनमें बहुत से सेशंस आ जाते हैं, एक सेशंस में नहीं होते, काफ़ी सारे सेशंस में। इनमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं थॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उन पे आर्गूमेंट्स करने के लिए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस पे तकरीबन कितना अरसा लगता है सुनने वाले, अगर वो इलाज करवाना चाहते हैं तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन कितना है कि ओके। कितने अरसे में बेहतरी महसूस हो ओके, जाती है? टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे, पेशेंट की कोऑपरेशन पे, कितना कोऑपरेट कर रहा है, उनको हम जो टास्क दे रहे हैं कितना उन पे वर्क कर रहे हैं। अगर पेशेंट अपने टास्क पे अच्छे से वर्क कर रहा है तो ये बहुत जल्द उनकी इश्यूज़ जो है रिजॉल्व हो जाएंगे, CBT उन पे काम करने लगेगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, डिले कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो फिर वो उनमें थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबे अरसे तक जा सकता है, मे बी 8 to 10 सेशंस तक चला जाता है। ठीक है। यानी कि इससे इसमें आपने ज़्यादा बड़ी भी। अच्छी बात की कि जितना पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है, बिल्कुल आपकी राह में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद है। जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उससे आप हेल्प सीख कर रहे हैं, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनकी बताई हुई बातों पे पूरे यकीन के साथ अमल करें, क्योंकि जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं होगी। बिल्कुल। CBT एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD तीनों के लिए बेस्ट है। इसके अलावा एंजाइटी के लिए रिलैक्सेशन थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। एंजाइटी और डिप्रेशन में एक बंदा रिलैक्स नहीं होता, उनका माइंड, उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे उन्हें लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ हो उनके दिल पे। बिल्कुल सही बात। उनको रिलैक्सेशन की सबसे पहले ज़रूरत होती है। मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले 2 सेशंस में रिलैक्सेशन थेरेपी देती हूँ। रिलैक्सेशन थेरेपी में डीप ब्रीथिंग आ जाती है, PMRT आ जाता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी। इसके अलावा मेडिटेशन करवाती हूँ, माइंडफुल मेडिटेशन, अपने 5 सेंसेस को एक्टिव करके प्रेजेंट में रहना, रिलैक्स करवाना। इसके अलावा एंजाइटी के लिए एक दूसरी थेरेपी मस्ट है, एक्सपोजर थेरेपी। ठीक है। इसको थोड़ा सा जी। सुनने वालों के लिए बिल्कुल। explain करना। जिनको एंजाइटी होती है, देखिए अगर किसी एक चीज़ से हमें खौफ होने लगता है, जब तक उस खौफ का सामना ना करे वो खौफ हमारे अंदर रहता है। बिल्कुल सही जब सामना हो जाए तब बिल्कुल ख़त्म सही हो बात। जाता है। बिल्कुल सही बात। अब एक्सपोजर थेरेपी हम ऐसे नहीं करते कि डायरेक्ट उनके सामने वो फियरफुल सिचुएशन ले आए या फियरफुल ऑब्जेक्ट ले आए जिनसे वो डरते हैं। डायरेक्ट हम नहीं ला सकते क्योंकि उनकी कंडीशन ख़राब भी हो सकती है, पैनिक में भी जा सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप
एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं। इनमें एक टेक्निक्स यूज़ करते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले रिलैक्सेशन देते हैं, डीप ब्रीथिंग, PMRT, उसके बाद फियर लिस्ट बना लेते हैं उनकी, जैसे एक हायरार्की बनाते हैं, लीस्ट फियरफुल सिचुएशन या लीस्ट फियरफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर मोस्ट फियरफुल सिचुएशन, मोस्ट फियरफुल ऑब्जेक्ट, एक पूरी हायरार्की बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले लीस्ट फियर पे जाते हैं, पहले उनको एक्सपोज करा देते हैं उन फियर से, उनको एंजाइटी होने लगती है, फिर वहाँ पे एंजाइटी जब होती है, एक्सपोजर भी हो गया, एंजाइटी भी हो गई, अब उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए दोबारा से रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, ताकि वो एक्सपोज भी हो के एंजाइटी जब होने लगती है रिलैक्स कर देते हैं, फिर उनको रियलाइज़ कर देते हैं कि ये चीज़ इतनी फियरफुल नहीं है, ये सिचुएशन इतनी फियरफुल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो लीस्ट फियर से मोस्ट फियरफुल सिचुएशन तक जाते हैं, उनको एक्सपोज करवा देते हैं, फिर साथ में रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, किसी को हाइट फोबिया होता है या किसी को ब्लड फोबिया होता है, सबसे पहले उनको ब्लड या हाइट का नाम ले लेते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, फिर रिलैक्स करवा देते हैं, फिर उनको पिक्चर दिखा देते हैं ब्लड की या इस तरह हाइट की, तो फिर उनको एंजाइटी होने लगती है, फिर उनको रिलैक्स करवा देते हैं, फिर इमेजिन करवा देते हैं, अब इमेजिन करें, तब उनको दोबारा से एंजाइटी होने लगती है, फिर हम रिलैक्स करवा देते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उनका सामना उनके फियर से करवाया बिल्कुल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो ब्लड सामने रखे, पहले दूर करके फिर करीब लाके, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी फियर को एक्सपोज भी करवा देते हैं और रिलैक्स भी करवा देते हैं और उनकी फियर को ख़त्म करा देते हैं। ये एक्सपोजर थेरेपी है जिसमें हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इस तरह उनके खौफ ख़त्म हो जाते हैं। जब तक एक्सपोज ना कराया जाए तब तक फियर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन तरीके से वो एक्सपर्ट्स ही करते हैं, बिल्कुल, ये एक बंदा खुद नहीं कर सकता, साइकोथेरेपिस्ट के पास ही जाना होता है। CBT, एक्सपोजर थेरेपी, जितनी भी थेरेपी एक इंसान खुद पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, साइकोथेरेपिस्ट ही करता है। एक पूरा प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। ठीक है। अच्छा, कोई अभी ये बड़ा जो है इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, उनका आपस में कोई लिंक तो नहीं है, इसी तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को, रिलीजियस OCD को। एक लास्ट मैसेज अगर आप सुनने वालों को देना चाहें तो वो क्या होगा जो इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? लास्ट मैसेज से पहले मैं ये बताना भूल गई, रिलीजियस OCD को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रिलीजियस OCD पे अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हम एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी यूज़ करते हैं। उसी तरह एक्सपोजर थेरेपी की तरह ये थेरेपी भी होती है कि पहले फियर से एक्सपोज करा देते हैं, फिर रिलैक्स करा देते हैं। जैसे अगर एक बंदे को डस्ट से OCD है तो हम क्या करेंगे, एक नया डस्टबिन ले लेंगे, उसमें पेजेस फाड़ के रख देंगे। अब उनको क्या कहेंगे, एक्सपोज करा देंगे, उनको कहेंगे कि इसको टच कर दे। जब वो पहले तो करना नहीं चाहेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे, जब वो उस डस्टबिन को टच करेगा, एक्सपोज हो जाएगा, फिर उनको रियलाइज़ कराएंगे। वहाँ पे एंजाइटी बढ़ेगी, ये गंद है, ये जरासीम मेरे अंदर चला जाएगा। वहाँ पे रिलैक्सेशन दे के उनके अनरियलिस्टिक थॉट्स को रियलिस्टिक वे में फिर चेंज कर देते हैं कि ये जो इंटेंस फियर आप ले रहे हो ये इस कदर फियर नहीं है, इस कदर हार्मफुल नहीं है जितना हार्मफुल आप समझते हो। दीन ने तो आपकी ज़िंदगी आसान करनी थी, मुश्किल नहीं करनी थी। तो ये जो लोग इस OCD के शिकार हो जाते हैं, इनकी तो लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है कि बिल्कुल तो दीन आपकी आसानी के लिए, आपकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। रिलीजियोसिटी, अगर एक बंदा ज़्यादा हाईली रिलीजियस है, रिस्क फैक्टर है OCD के, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हर किसी में OCD होगी। बिल्कुल रिस्क फैक्टर है, चांसेस हो सकते हैं। हाईली रिलीजियस होना, रिलीजियोसिटी होना, इसमें चांसेस है OCD के, क्योंकि उनको वो बार बार ऑब्सेशंस आते हैं और उन पे फिर कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। अच्छा, अब मैसेज पे बात आ गई। ठीक है, मैसेज बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले अब लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर हो जाए, जाने कि ये है क्या चीज़। अगर ऐसे कोई मसला आप लोगों को हो तो सबसे पहले अपनी लाइफ पे फोकस करें।
सोचे कि अगर इस पे आपने काम नहीं किया तो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपके साथ साथ आपके बच्चों की, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरी फैमिली के बारे में सोचे और किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाए। हेल्प ज़रूर लेनी, हेल्प ज़रूर ले। पहले इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस ये ज़िंदगी की मुश्किलात है, आते हैं जाते हैं, वो आ जाते हैं पर जाते नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मतलब ये मुश्किल आपने खुद अपने लिए क्रिएट की हुई है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसके लिए प्रॉपर हेल्प सीख करना कि वो तो कुछ दिनों के लिए आई थी एक परेशानी, अब उसने घर में बसेरा कर लिया, बिल्कुल ऐसी। और वो ख्यालात जो हैं वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं बीमारी की फॉर्म में, और ये एक ऐसी बीमारी है जो आप किसी को दिखा नहीं सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल इनविजिबल सी बीमारियां हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है ऐसे पेशेंट्स को। बिल्कुल। तो जज़ाकल्लाह खैर, जिस तरह मैंने बड़ा कुछ सीखा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत